हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राजकिरण गाले और मैं हिंगनघाट में डिजिटल क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। संभव हो कि आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी न हो, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के पहले 2 वीडियो देखें ताकि आपको मेरे बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिले, साथ ही इस क्लासेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। मैथ्स के बहुत सारे डिवीजन है जिसमें नंबर सिस्टम एक महत्वपूर्ण डिवीजन है। स्लाइड्स पे आपको कुछ इमेजेस दिख रहे होंगे, जहाँ ये सर्कुलर इमेज यह बताता है कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम एक में एक से रिलेटेड है। कौन सबसे छोटा है, फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है, फिर सबसे बड़ा कौन है और उसके बाहर भी क्या है। वही नीचे का ये फिगर हमें इसका ट्री डायग्राम में क्लासिफिकेशन बताता है कि नंबर सिस्टम के कौन से 2 पार्ट है, इस पार्ट में क्या आता है, इस पार्ट में क्या आता है, हमें किस पार्ट को पढ़ना है। सिमिलरली आपने ये टर्म भी प्रीवियस क्लासेस के स्टडीज़ में बार बार सुनी होगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड वेरियस प्रोसेसेस। तो हमें इसे भी कहीं ना कहीं देखना है। ओके, क्या आपने कंप्यूटर में इन नंबर्स को सुना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम होती है, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। कंप्यूटर को तो 1 2 समझता ही नहीं है, उसे ज़ीरोज़ एंड वंस ही समझते हैं। तो ये भी एक प्रकार की नंबर सिस्टम ही है। नंबर लाइन तो अक्रॉस आप कई बार आए होगे कि 0 के राइट साइड में कैसी नंबर लाइन है, 0 के लेफ्ट साइड में कैसी नंबर लाइन है, 0 to 1 को अगर ब्रेक करे तो कैसी नंबर लाइन है। ठीक है, तो इस टॉपिक को 8th 9th और 10 तीनों जगह फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं ये इमेजेस और ये स्ट्रक्चर और ये प्रॉपर्टीज़ के नाम आपके अंडर थ्रू गए हैं। इन्हीं सब के बारे में और डिटेल में जानने में और नंबर सिस्टम के इस जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें इस चैप्टर को स्टडी करना है। ठीक है, सो ये ऑनलाइन सीरीज़ वीडियो लेक्चर सीरीज़ 10th स्टैंडर्ड 9th और 8th स्टैंडर्ड के लिए स्टार्ट हो रही है। ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कंप्लीटली कवर किया जाएगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में के सभी प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन भी इसमें दिए जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकिरण गाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। इसके पहले कि हम डायरेक्ट टॉपिक में शुरू करें, हमें पहले मैथ्स और नंबर सिस्टम के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है कि एग्जैक्टली ये मैथ्स और नंबर सिस्टम का क्या कनेक्शन है और ये हमेशा नंबर सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं, चाहे 8th हो, 9th हो, 10th हो। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसी तरह मैथ्स भी एक लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन है। जी हाँ, सुनने में काफ़ी अटपटा लगता है, लेकिन जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपको पता चलेगा कि मैथ्स भी एक लैंग्वेज है। जैसे कि इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, उसी प्रकार क्रिकेट का हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर क्रिकेट किसी टीचर को एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेगा? नोट्स की तरह से उसको एक्सप्रेस करेगा कि पीडीएफ से या किताबों से पढ़ाएगा, मतलब अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से पढ़ाएगा। लेकिन वही आप किसी प्लेयर के पास जाते हो, जैसे कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, उसी क्रिकेट को जो टीचर्स ने किताबों से पढ़ाया वो उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आपको प्लेग्राउंड पर ले जाके कि ये क्रिकेटिंग शॉट कैसे खेलना है, कवर ड्राइव कैसे लगाना है, प्लेग्राउंड के डायमेंशंस क्या होते हैं, कितने प्लेयर्स होने हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। सेम चीज़ें जो टीचर ने किताबों से पढ़ाई वो आपको ग्राउंड पर ले जाके पढ़ाएंगे। अगर सेम चीज़ आप किसी पेंटर के पास जाओगे
तो क्रिकेट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अपने पेंटिंग के थ्रू। पेंटिंग के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट, रूल्स और इसकी प्रतिमा को बयां करेंगे। सो पेंटर भी अपने सेम चीज़ें बताएगा पर यूजिंग पेंटिंग। चलो आप गए सिंगर के पास, उन्होंने क्रिकेट को कैसे एक्सप्लेन करना है? वो मे भी गाना गाएंगे, उसके बारे में मेलोडी बनाएंगे, उसके बारे में जिंगल करेंगे या वोकल से अपने क्रिकेट को एक्सप्लेन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट को चारों फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं आप अपने लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन से, कोई टीचिंग से, कोई प्लेइंग से, कोई पेंटिंग से, तो कोई सिंगिंग से। सो सभी चारों जन एक ही चीज़ बता रहे हैं, लेकिन आप अपने डिफरेंट एक्सप्रेशन उनका अलग है। मैथ्स में भी वही चीज़ है दोस्तों। मैथ्स एक लैंग्वेज है और मैथ्स के भी बहुत सारे विभाजन है। हर एक विभाजन सेम चीज़ को एक्सप्लेन करता है पर अपने ही अंदाज में। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक टेबुलर एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके कारण समझ में आपको आएगा कि एक ही चीज़ मैथ्स में अलग अलग पार्ट्स में कैसे एक्सप्लेन की जाती है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, सो बेसिकली आपका मैथ्स जो है वो 4 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड है। स्पेशली 8, 9 और 10 का जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। इन्हीं 4 पार्ट के आपको एक या किसी पार्ट के 2-3 या किसी पार्ट के 3-4 ऐसे चैप्टर्स मिलते हैं, जिसके बाद आपका सिलेबस बनता है। जैसे कि पहला पार्ट जो है वो नंबर से रिलेटेड है। जहाँ प्योर नंबर्स आते हैं आपको, उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। आप अपना सिलेबस को देखिए, हर किसी भी स्टैंडर्ड का आपको उसमें नंबर सिस्टम का एक टॉपिक मिलेगा। उसके बाद हम वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन के थ्रू भी मैथ्स को एक्सप्लेन करते हैं। मैथ्स के इस पार्ट को या इस वे ऑफ एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रा कहते हैं। उसके बाद आपने प्लॉट्स अगर यूज़ किए होंगे, प्लॉट पेपर या एक्सो एक्सिस ग्राफिकल पेपर, तो हम इस मैथ्स के इस पार्ट को ग्राफिकल मेथड या प्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारे फिगर्स देखे, उसके मेंसुरेशन जैसे चैप्टर में उनके मेजरमेंट्स लिए, उनके वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, उनके फिजिकल प्रॉपर डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया है। मैथ्स के इस पार्ट को ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के ये 4 विभाजन है जो हमें पढ़ना है 8 में, 9th में और 10th में, तीनों क्लासेस में। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि सेम चीज़ जैसे क्रिकेट, सेम फिनोमेना 4 डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, लेकिन चीज़ एक ही थी। वैसे ही अब हम समझते हैं मैथ्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि होल नंबर, और देखते हैं कि इन चारों फॉर्म्स में उसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। सो नंबर सिस्टम में अगर मुझे होल नंबर लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? ऑफ कोर्स नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम 0 से शुरू होते हैं, इसलिए 0 फिर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अगर ये चीज़ मुझे वेरिएबल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है तो मैं इसे कुछ इस प्रकार लिखूँगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x 0 या उससे बड़ा है, तो ये नथिंग बट होल नंबर हो जाएगा। अगर मैं एक्स वाई एक्सिस पर अगर इसको प्लॉट करूँगा तो आपको पता है कि 0 से लेकर राइट हैंड पॉजिटिव साइड में क्या जाता है, जिसे हम लगभग पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, जो 0 से शुरू होती है और राइट हैंड साइड में एक्सटेंड होती है। अगर मैं इसे ज्योमेट्री के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो एक ऐसा है, एक साइड तो 0 है जहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, और राइट हैंड साइड में हम इस नंबर लाइन को या होल नंबर को कितना भी एक्सटेंड करते हैं, तो ऐसे फिगर को हम ज्योमेट्री में रे कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने जाना कि कैसे होल नंबर, जो एक एग्जाम्पल है मैथ्स का, उसे मैथ्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं स्क्वायर नंबर का। तो सिमिलरली स्क्वायर नंबर को अगर नंबर सिस्टम में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, सो एंड सो फोर्थ। वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन में कैसे करेंगे उसको? एक्स स्क्वायर, हमें पता है एक्स स्क्वायर को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं,
बार बार हमने इसका यूज़ भी किया है। अगर ग्राफिकल मेथड में मतलब प्लॉट पेपर में या कंप्यूटर में एक्स स्क्वायर को प्लॉट किया जाए तो कैसे दिखेगा, वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसके बारे में आप 10th स्टैंडर्ड या पॉलिनोमियल्स जैसे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसे हम पैराबोला कहते हैं। ये एक्स स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल मेथड में। उसी प्रकार फिगर में एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस प्रकार। यहाँ पे x इंटू एक्स है, एक उसको लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे, दोनों इक्वल है, इसे हम स्क्वायर करते हैं और इसलिए इस नंबर सिस्टम को स्क्वायर नंबर सिस्टम कहते हैं। तो अगेन हमने देखा कि स्क्वायर नंबर को कैसे डिफरेंट मैथ्स के डिफरेंट फॉर्म में एक ही चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। ये है एक्चुअली मैथ्स के डिफरेंट पार्ट्स, और उसमें का जो फर्स्ट पार्ट है नंबर सिस्टम, अब वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको सिलेबस के 4 पार्ट समझ में आए होंगे, जिसमें कि नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करने वाले हैं। So let us revise this one more time. So basically we are beginning with number system in this, to begin with chapter 1. Okay, like English is a language of expression. We use various forms in English like poem, like essay, like report. Okay, we can use any form of English to express the same thing. Similarly, maths is also a language of expression, which is divided in 4 to 5 form, majorly 4 part as far as your syllabus is concerned. So we have taken example of cricket. Like cricket can be explained by teacher using books, using player like Virat Kohli on the field, using painter using the paintings, and singer using his own singing and jingle methods or whatnot. So same thing can be expressed in different form. Similarly, in maths also the same thing can be expressed in different form. We have taken example of whole number, where we represent whole number in each form using number system, using variable, using plots called as graphical method, and using figure and animation we call it geometry. Similarly, we have also expressed the square number in all 4 different form. Thus we arrive at the conclusion that maths is also language of expression and number system is a part of that. Okay, so let us move ahead. तो करते हैं अब टॉपिक की शुरुआत। टॉपिक है रैशनल नंबर। इसके पहले हम रैशनल नंबर पे जाए, हमें उसके पहले की जो नंबर सिस्टम्स है जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी है या 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, उसे रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उन नंबर सिस्टम को इस नंबर सिस्टम से कनेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम कौन सी थी जो हमने पढ़ी? एग्जैक्टली नेचुरल नंबर सिस्टम। क्लास में अगर मैं आपको कहूँ कि आप काउंटिंग स्टार्ट करिए अटेंडेंस के लिए, तो आप कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4। मतलब नेचुरली अगर कोई भी चीज़ हमें स्टार्ट करनी है तो हम वो 1 से स्टार्ट करते हैं। इवन इन नेचर में भी कोई भी चीज़ 1 से 2 से 1 2 इस प्रकार से स्टार्ट होती है, कोई -1 0 ऐसे स्टार्ट नहीं करता है। तो नेचुरली हम कुछ भी 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इस नंबर सिस्टम को नेचुरल नंबर सिस्टम कहते हैं। बढ़ते बढ़ते हम एक्चुअली इसका हिस्ट्री या इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ उसे भी देख लेते हैं। उसके लिए एक हाइपोथेटिकल स्टोरी की हम मदद लेके, शुरुआत में क्या होता था, जब इंसान को पहले किलिंग या जंगल या होमोसोपियन या नियंडरथल में किलिंग या शिकार पर जाना ही मेन इम्पोर्टेंस था। तो ऐसे में उसे कितने लोग गए उसका एक काउंट रखना पड़ता था, उसमें से फिर कुछ मर भी जाते थे शिकार करते करते। तो काउंटिंग नंबर प्राइमरीली उसका जो अरिथमेटिक्स या मैथ्स का जो इंट्रोडक्शन था वो काउंटिंग नंबर से था। तो नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते थे। उसमें उसको क्या अरिथमेटिक्स लगता था कि जैसे 8 जन गए तो 1 जन घायल हो गया या 1 जन मर गया, 15 जन गए तो 1-2 जन नहीं आ पाए, इस प्रकार से उसका अरिथमेटिक्स था। फिर जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप होते गई, हम थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग में भी आते गए। तो उसके बाद ऐसी एक सिनारियो या ऐसी एक सिचुएशन आई, जैसे राम ने श्याम को 5 आम दिए और श्याम ने घनश्याम को फिर से 5 आम दिए। तो
श्याम के पास कितने आम रहे? 0। अब ये 0 को कैसे रिप्रेजेंट करें मैथ्स में, तब ये सवाल आया। तो उस समय इंडिया से 0 का इन्वेंशन हुआ और एक नई नंबर सिस्टम बनी जो एग्जिस्टिंग नंबर सिस्टम में 0 को ऐड करने के कारण हुई। उस नंबर सिस्टम का नाम था होल नंबर सिस्टम। सो होल नंबर सिस्टम क्यों आई? क्योंकि हमें 0 या उसी तरह एम्प्टीनेस या वॉइड या कुछ नहीं, इस कुछ नहीं को एक्सप्लेन करना था, अब्सेंस को एक्सप्लेन करना था। उसी लिए आया 0 का आविष्कार, और 0 प्लस ये नेचुरल सिस्टम मिलके बनी होल नंबर। सो होल नंबर सिस्टम इज 0 प्लस नेचुरल नंबर सिस्टम। उसके बाद ऐसे ही मनुष्य एक्सप्लोर करते गया मैथमेटिक्स को। पहले वो 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट करता था, 15 में से 3 सब्सट्रैक्ट करता था। फिर उसने रिवर्स करके देखना चाहा कि 2 में से 8 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, 4 को 15 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, लाइक 2 माइनस 8, 4 माइनस 15। अगर कर सकते तो फिर इसका आंसर क्या सेम ही लिखेंगे क्या? डेफिनेटली नहीं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसने इस नंबर लाइन को 0 के एक साइड से लेकर दूसरे साइड भी एक्सटेंड किया। ओके, सो छोटे नंबर को बड़े नंबर में से सब्सट्रैक्ट करने के कारण हमें 0 के लेफ्ट साइड की नंबर लाइन भी मिली। सो इंटीजर का जन्म कैसे हुआ? सब्सट्रैक्टिंग ग्रेटर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर। तो पहले नेचुरल नंबर्स आए, फिर होल नंबर्स आए, फिर इंटीजर्स आए। ठीक है, इंटीजर्स आने के बाद हमें लगा कि अभी हो गया, शायद अभी हमारी जो नंबर लाइन की जो आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो गई। लेकिन जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट हुआ, ट्रेडिंग आगे बढ़ी, हमें फिर अर्थ से कुछ प्रेशियस मेटल भी मिलने लगे। यूजुअली हम कोई भी चीज़ खरीदते थे तो 1 यूनिट में खरीदते थे, जैसे कि 1 kg, जैसे कि 1 लीटर। लेकिन प्रेशियस मेटल बहुत महंगे रहते थे, उन्हें पूरा का पूरा 1 kg या 1 यूनिट नहीं खरीद सकते थे। ऐसे में ज़रूरत पड़ी कि जो 1 यूनिट का जो स्केल है उसे भी ब्रेक किया जाए, ताकि हम एक छोटा सा पार्ट टुकड़ा उस मेटल का, जैसे डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, सोना चांदी हो गया, उसको खरीद सके। तो फिर इंसान को ज़रूरत पड़ी कि वो इस 1 यूनिट को भी तोड़े, और इस 1 यूनिट को तोड़ने के कारण हमारी नेक्स्ट नंबर सिस्टम का जन्म हुआ, जो कि है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जन्म क्यों हुआ? नीड फॉर डिवीजन ऑफ 1 यूनिट। तो जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रही है, 0 to 1 को हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो फिर हर पार्ट का कैसा, कितना मेजरमेंट रहेगा? जैसे 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो पहली सीढ़ी तक जाएंगे तो इट इज़ 1/10, क्योंकि हमने 10 पार्ट में किया। फिर और एक पार्ट अगर जाएंगे तो 2/10, 3/10, 4/10, इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे 8/10, 9/10 और 10/10। 10/10 मतलब 1। तो इस प्रकार 1 यूनिट के डिवीजन के कारण जो नंबर सिस्टम बनी वो थी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने इसके पहले भी देखे हैं, और इसको डेसिमल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, इसी प्रकार 2/10 को 0.2। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम आगे देखेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से रैशनल नंबर का जन्म हुआ, जो कि कुछ डिवीजन के हिसाब से दिखता है, जैसे कुछ न्यूमरेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर में कुछ है। क्या हमेशा जरूरी है कि हम 10 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड किए? बिल्कुल नहीं, हम कितने भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसका 8 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। जैसे कि सपोज करें आपके पास एक रोटी है या एक पिज़्ज़ा है। इस पिज़्ज़ा को पहले मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो एक पार्ट हो गया 1/2, दूसरा पार्ट हो गया अनदर 1/2। फिर इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो फिर एक पार्ट हो गया 1/4। 4 में क्या डिनोमिनेटर, जितने टुकड़ों में किया वो डिनोमिनेटर में गया। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 यानी 1। उसी प्रकार फिर एक इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है रैशनल का डिक्शनरी मीनिंग होता है इन अकॉर्डेंस विथ, मतलब किसी पर निर्भरता को ये दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं घूमने जाऊंगा अगर मौसम अच्छा रहा तो।
तो घूमने जाने की जो मेरी एक्शन है वो मौसम पर निर्भर है। इसी निर्भरता को मैथ्स में डिवीजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे P डिवाइड बाय Q। P इज डिपेंडिंग ऑन Q, इसे काइंड ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया इन वेरियस नंबर सिस्टम का जन्म कैसे हुआ। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर थे, स्टार्टिंग में जीरो का इजाद हुआ तो होल नंबर आ गए, छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्सट्रैक्ट किया तो इंटीजर आ गए, जो कि अभी माइनस जीरो के दोनों साइड इनफाइनाइट तक जाता है, जीरो टू इनफाइनाइट इधर और जीरो टू माइनस इनफाइनाइट इधर। इन शॉर्ट माइनस इन्फिनिटी, माइनस निगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक डिवीजन को ब्रेक किया तो हमें मिले रैशनल नंबर। ओके, उसको हम कितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में या 8 इक्वल पार्ट्स में। सो ये था रैशनल नंबर का मीनिंग। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये P बाय Q फॉर्म में है, M बाय N या P बाय Q, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो इसकी डेफिनेशन होगी अ नंबर कैन बी रिटर्न, अ नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। ठीक है, वेयर P एंड Q इंटीजर्स है। डेफिनेटली रैशनल नंबर जो हमें मिले हैं वो इंटीजर से मिले हैं, इंटीजर नंबर सिस्टम से ही हमने रैशनल नंबर। तो P एंड Q हमेशा रैशनल नंबर इंटीजर्स रहेंगे, और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं रह सकता। मैथ्स में ये कंडीशन आप प्लीज़ नोट करिए, ये आपको हर डेफिनेशन में मिलेंगी। डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 डिवाइड बाय ज़ीरो, इसका कोई आंसर ही नहीं है। क्या आप इसको ज़ीरो लिखते हैं? नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है। इसको अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं मैथ्स में, आप ये हायर क्लासेस में भी समझेंगे। तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो है मतलब आपको रुक जाना है कहीं भी कि भैया ये अनडिफाइंड फॉर्म है, शायद कुछ गड़बड़ की होंगी मैंने। तो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं रहेगा। मैथमेटिकली इस डेफिनेशन को जो वर्ड्स में लिखे हमने इंग्लिश में, मैथ्स के लैंग्वेज में लिखना है तो कैसे रहेगी? रैशनल नंबर को लिखेंगे हम P बाई क्यू। ठीक है, रैशनल नंबर है P बाई क्यू, वेयर P Q ये दो बिलोंग्स टू, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, I इंटीजर, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, और जो डिनोमिनेटर है Q वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वो ज़ीरो नहीं रख सकता, ज़ीरो के अलावा कुछ भी रह सकता, वन रह सकता, निगेटिव रह सकता, पॉजिटिव रह सकता। उसमें का एक स्पेशल केस लेते हैं हम, अगर Q वन हो गया तो, जैसे यहाँ पे हमने 1/10 देखा था, 2/10, 9/10। सपोज 10 जो कि Q है वो 1 हो गया तो 9/1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 क्या है? इंटीजर। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि अगर Q को हम 1 रखते हैं तो रैशनल नंबर इसकी जो प्रीवियस नंबर सिस्टम है इंटीजर के इक्वल हो जाएगा, जो कि बहुत ऑब्वियस है क्योंकि ये इंटीजर से यही है। Q 1 कर देते हैं तो ये सिर्फ P रहता है, और P इज लाइक इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे देखो P इज इंटीजर। सो बाद में ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल आर इंटीजर, ऑल इंटीजर आर रैशनल। इसे समझ लेते हैं। देखो, डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम के हिसाब से देखो, ऑल नेचुरल नंबर ये 1 से इन्फिनिट है, कैन बी इंक्लूडेड इन होल नंबर। ये जो पूरी स्ट्रिप है वो होल नंबर में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम बोलेंगे ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। वैसे अगर आप होल नंबर की स्ट्रिप देखोगे वो इंटीजर की पूरी राइट हैंड साइड में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ऑल होल नंबर हो गए इंटीजर। उसी प्रकार अगर आप इंटीजर देखोगे तो वो रैशनल नंबर में पूरी तरह इंक्लूडेड है। रैशनल नंबर के इसमें अलावा छोटे छोटे पार्ट्स भी है। सो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर। इसका रिवर्स करेंगे तो ट्रू नहीं रहेगा। ठीक है, सो let us get revised now in English. Let us take a overview in English. Our topic is rational number, but before we begin rational number, it becomes very important to get revised the previous number system. So if I ask you to start counting, definitely you will start from 1. So first number system that occurs to the human being was natural number. At that time it was simply counting, primary we used to do counting. Further, there arise a case where we need to represent something which is not present, something which is absent, yeah, something which is not present. How to represent that? So zero was then invented in India, and then we add the existing number system
with 0, that is 0 plus natural number system, and we get a new number system called as whole number system. Okay, in further development we subtract, usually we used to subtract greater number from smaller number like 8 minus 2, but to explore maybe the human being have done the reverse, subtracting greater number from smaller, that is like 2 minus 8, as a result of which we have to flip this number line on the left hand side of 0, and thus we get our next number system called which is integer, having positive as well as negative number system. Further, there may be a requirement of division of even the 1 unit of the number scale, maybe for buying of precious element like gold, silver. So further, the human being even divided the 1 unit of a number system in equal parts, maybe 10 equal parts, maybe 8 equal parts, so on and so forth, and thus we get a new number system which occurs because of the division of 1 unit called as a rational number. Okay, we may have 10 equal parts or 8 equal parts or 4. Okay, so somewhere we know that rational number is numerator divided by denominator, and that is what nothing but the definition of rational number, that rational numbers are in the form of p by q, where p and q, this p and q are integers. We develop rational number from integer number system, so p and q we name at integer, and q cannot be equal to 0. In maths, this condition you must remember, that if you are like 3 by 0, there is no answer to this, it is not 0. If you are writing it, it is wrong, it is undefined. Okay, it is undefined, there is no particular definition of it. So further, all natural number are whole number, or whole number are integer, and all integers are rational number. Okay, so let us move ahead. तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। अभी हमने नंबर तो देख लिए है, लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इन प्रॉपर्टीज के बारे में आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाऊंगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, जरा रिकॉल कीजिए। हाँ, जैसे कि क्लोजर कुछ थी, कुछ कम्युनिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की कुछ थी। तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद ही हम देखेंगे कि वो प्रॉपर्टीज़ कैसे कैसे अप्लीकेबल है। तो आज के क्लास का मोटिव है उन प्रॉपर्टीज़ का रिवीजन करना, उनका एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है, फिर वो कहाँ अप्लीकेबल है, कहाँ नहीं अप्लीकेबल है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक सवाल है कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने होल नंबर के लिए पढ़ी या इंटीजर के लिए पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, क्या वो अभी अभी जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर सिस्टम, उसके लिए भी सेम अप्लीकेबल है या नहीं, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, हमने होल नंबर के लिए पढ़ी है एक्चुअली, और इंटीजर के भी लिए पढ़ी है। अभी हम रैशनल नंबर के लिए देखेंगे कि उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ थी क्लोजर। ठीक है, उसके लिए हम दो नंबर लेते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं, ए एंड बी। क्लोजर का मीनिंग होता है इंक्लूसिवनेस, मतलब अपने में समाना। इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है अपने में समाना। जैसे क्या ये चीज़ जो आ रही वो अपने में समा सकती है, क्या अपने ग्रुप में आ सकती है, ये इसका कहीं ना कहीं मीनिंग है। तो इसका मैथ्स में क्या इम्प्लीकेशन होगा जानते हैं। जैसे ए होल नंबर है, बी होल नंबर है। ठीक है, हर एग्जाम्पल में यहाँ पे 4 ऑपरेशन लिए है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दोनों जो ऑपरेंट है ए और बी वो होल नंबर है, और उनका जब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है तो इसका आंसर आया है हमारे पास सी। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो सी आया है क्या वो भी होल नंबर है, क्या वो भी हमारे ग्रुप में समाता है, क्या वो भी हमारे ग्रुप से इंक्लूडेड है, हमारे नंबर लाइन से इंक्लूडेड है। तो ये सवाल पूछना है। अगर इसका आंसर येस है तो उस होल नंबर सेटिस्फाई क्लोजर, ऐसा हम आगे आने वाले टेबल्स में देखेंगे। अभी इसका सिर्फ मीनिंग जान लेते हैं। क्लोजर मतलब जो भी आउटपुट आता है कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद 2 नंबर पर, वो आउटपुट भी उसी नंबर सिस्टम में रिलेटेड है कि नहीं। सिमिलरली इंटीजर में जो प्रॉपर्टीज यहाँ अप्लीकेबल है होल नंबर में, सेम प्रॉपर्टीज इंटीजर में है। जो सी आएगा यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू सी, क्या सी भी इंटीजर नंबर सिस्टम के ग्रुप में इंक्लूडेड है, क्या वो भी हमारे ही लाइक रिलीजन का है या कास्ट का है। ये इसका एक्चुअली एक सिमिलर एनोलॉजी है, सिमिलर मीनिंग है।
ठीक है। एक्चुअली रैशनल नंबर सिस्टम में भी सेम ही उसका मीनिंग है, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर रैशनल नंबर सिस्टम है हम इसको स्पेसिफिकली देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने ए और बी और सी लिखा, लेकिन रैशनल नंबर सिस्टम हमें पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी बाय क्यू, न्यूमरेटर और बाय डिनोमिनेटर में। तो हम ए की जगह लेंगे पी बाय क्यू, वैसे बी की जगह लेंगे और कोई दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसे आर बाय एस, और सी की जगह लेंगे हम टी बाई यू। सो यहाँ पे मैंने प्लस का ऑपरेशन लिया है सबसे पहले। तो जैसे हम यहाँ पे सवाल पूछते थे क्या सी होल नंबर है, वैसे अभी हम यहाँ सवाल पूछेंगे कि क्या टी बाई यू जो आंसर आया है क्या वो रैशनल नंबर है कि नहीं, वो डिसाइड करेगा कि इसके लिए वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है क्या नहीं। ठीक है। सिमिलरली आप प्लस की जगह माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे भी दिखा। चारों केसेस ले सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी चारों केसेस आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग। ठीक है। हम मीनिंग को देख ले। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब हमें क्या सवाल पूछना है, आउटपुट सेम नंबर सिस्टम में है कि नहीं, बस इतना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में हमें क्या करना है, ओनली नंबर इंटरचेंज। ये जो दो नंबर है सिर्फ इसको इंटरचेंज करना है। तो हम इसे देख लेते हैं मैथ्स के रूप में। जैसे ये दो नंबर है ए और बी, जो बीच में का जो ऑपरेटर है मैंने उसको वैसे के वैसे ही रखा है और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ए की जगह बी लिख दिया और बी की जगह ए कर दिया। तो इन दोनों को सिर्फ इंटरचेंज करना है। तो हमें उससे ये इक्वल है कि नहीं ये जानने के बाद हम देखेंगे कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि नहीं। प्लस की जगह हम बाकी तीन ऑपरेशंस भी लिख सकते हैं। हर प्रॉपर्टी में हम चारों ऑपरेशंस ले सकते हैं। ठीक है। सो हमें जस्ट इंटरचेंज करना है नंबर को, ऑपरेटर वैसे की वैसे रखना है। अगेन इंटीजर में हम सेम रखेंगे, बिल्कुल सेम यहाँ पे जैसा है वैसे ही यहाँ पे। रैशनल नंबर में भी सेम है, लेकिन हम देख लेते हैं। सेम यहाँ पे ए बी था तो उसकी जगह हमने पी बाई क्यू और आर बाय एस को लिया है। ठीक है। और फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, जो यहाँ पे था उसको यहाँ पे लिखा है और जो यहाँ पे था उसको यहाँ पे लिख दिया है, इंटरचेंज कर दिया इन शॉर्ट। और ऑपरेटर को हमने वैसी का वैसी ही रखा है। तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है। दो प्रॉपर्टी हो गई, बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ पे भी हम तीनों ऑपरेशंस ले सकते हैं और तीन ऑपरेशंस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें ओनली ब्रैकेट इंटरचेंज। यहाँ पे नंबर इंटरचेंज करना था, अभी यहाँ पे ब्रैकेट इंटरचेंज करना है, क्योंकि हमें ब्रैकेट से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं इसलिए यहाँ पे हमें तीन वेरिएबल की मदद मिलेगी। देखते हैं ये प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है। तो कुछ इस प्रकार ए प्लस बी प्लस सी, स्टार्टिंग में ए बी को ब्रैकेट था, ठीक है, और सी को नहीं था। हमने इस ब्रैकेट को इंटरचेंज कर दिया है ए बी से हटाते हुए बी सी को, और नंबर वैसी की वैसी रखी है। ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, सी की जगह सी है। यहाँ पे भी सेम ऑर्डर में है ए बी सी, बस ब्रैकेट जो लेफ्ट साइड में था उसको राइट हैंड साइड के दो नंबर को दे दिया है। यहाँ पे ऑपरेटर सेम था, ठीक है, नंबर इंटरचेंज किया। यहाँ पे ऑपरेटर नंबर सब सेम है, ब्रैकेट को इंटरचेंज किया, ये सेम। ठीक है। बाकी ऑपरेशंस भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिवीजन डिवीजन, हर इसमें ये सेम कंडीशन इंटीजर्स में भी है। ठीक है, सेम मीनिंग है। रैशनल नंबर में भी सेम है, लेकिन हम देख लेते हैं। तो ए बी सी की जगह पी बाई क्यू, आर बाई एस और टी बाई यू आएगा। पहले इन दोनों को ब्रैकेट था, फिर हमने इस ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया इन दोनों की तरफ। ठीक है। इनका जो ऑर्डर था वो सेम है, पी बाई क्यू पहले, फिर आर बाई एस, फिर टी बाई यू। यहाँ पे भी पी बाई क्यू पहले, फिर आर बाई एस, फिर टी बाई यू। सिर्फ जो ब्रैकेट ब्रैकेट था लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट इंटरचेंज, बस ये आप ध्यान में रखें। कम्यूटेटिव मतलब ओनली नंबर इंटरचेंज। क्लोजर मतलब इंक्लूसिवनेस, आउटपुट जो है वो हमारे ही फैमिली का है क्या, हमारे ही नंबर सिस्टम का है क्या। ठीक है। यहाँ पे भी अगेन आप 3 से 4 ऑपरेशंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव तो काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है और आपने हमेशा इसे पढ़ा भी होगा। इसके दो पार्ट्स है, हम देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है
एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर के ऊपर बांटना है। जैसे इस केस में हमें मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के ऊपर बांटना है, तो पहले ए को बी के साथ बांट लिया, फिर उसी प्रकार ए को सी के साथ बांट लिया, और बीच में जो भी ऑपरेटर था वो वैसी की वैसी रखा। तो इन शॉर्ट हमने ए को बी और सी के साथ बांटा, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के ऊपर बांटा, तो हम इसे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसी का रिवर्स पार्ट भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। यूजुअली मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम या मेजोरिटी ऑफ मैथ्स की सिनारियो में ये ही हम देखते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा भाग भी आता है कि बाहर अगर प्लस है और अंदर मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करेंगे, अभी हमें एडिशन को मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बांटना है, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन को वैसी का वैसे ही रखेंगे, और ये ए को एडिशन की हेल्प से बी और सी को के साथ बांटेंगे। तो ये इसका मीनिंग है। यूजुअली आपको ये पहला पार्ट ही याद में रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेम इंटीजर में है, सेम रैशनल में भी है, लेकिन हम देख लेते हैं। तो ए की जगह पी बाई क्यू, बी की जगह आर बाई एस, टी की जगह सी की जगह टी बाई यू। तो यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, इस एडिशन के ऊपर बांटना है, एडिशन को वैसे के वैसे रखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के रूप में पहले p बाई क्यू को r बाई एस के साथ बांटेंगे, फिर p बाई क्यू को t बाई यू के साथ बांटेंगे मल्टीप्लिकेशन की मदद से। सो मल्टीप्लिकेशन की मदद से इन पहले इसके साथ बांटा, फिर इसके साथ बांटा। सिमिलर केस होगा एडिशन का, जो कि आता नहीं है यूजुअली सिनारियो। सो मल्टीप्लिकेशन को वैसा का वैसे ही रखेंगे, और एडिशन को बांटेंगे r बाई एस के साथ और फिर t बाई यू के साथ। सो पहले इसके साथ बांटेंगे, फिर इसके साथ बांटेंगे। सो आई होप यू गॉट ऑल द प्रॉपर्टीज। समझता हो कि आपको सभी ये प्रॉपर्टीज समझ गई है। नेक्स्ट क्लास में ये इस स्लाइड में हमने इनका मीनिंग देखा है कि एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि यह कहाँ अप्लीकेबल है, कहाँ नहीं अप्लीकेबल है। इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एक बार रिवाइज कर ले कि क्लोजर मतलब क्या, आउटपुट मेरे ही नंबर सिस्टम का है क्या, कम्युनिकेटिव मतलब क्या, नंबर इंटरचेंज करना है, एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट इंटरचेंज करना है, और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन को सब एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, या एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।